दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर बेनिफिशियल इंसेक्ट का है। ठीक है, बेनिफिशियल इंसेक्ट इन्वेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड दियर मैनेजमेंट भी कह सकते हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो दो सब्जेक्ट का नाम अलग अलग है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो प्रीवियस ईयर का पेपर था यानी जो पिछले साल का प्रश्न पत्र था उसको उत्तर के साथ लाया है इस वीडियो में, और जो कि काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि जो पिछले साल के प्रश्न पत्र होते हैं उसी से प्रश्न को उठाया जाता है। सो इस बार भी ऐसा ही होगा, और जो मैं आपको प्रश्न पत्र कराऊंगा उससे बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे, उसकी तो मैं गारंटी करता हूँ। मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, आपको 60 इस वीडियो सीरीज में 60 प्रश्न है, मैं आपको 60 प्रश्नों को उत्तर के सहित प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने परोसूंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपका कोई भी पर्सनल सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे और 60 प्रश्नों को उत्तर के सहित जानेंगे बारी बारी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू हो चुका है। अब देखिए पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश है, मैक्सिमम सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों ये चाइना में होता है। ठीक है, यानी चीन में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, ईरी रेशम कीट को पाला जाता है यानी ईरी सिल्क वर्म इज रेयर्ड ऑन। तो ये किसके पत्ती पे पाला जाता है? तो दोस्तों ये आपके अरंड के पत्ती पे यानी कस्टर लीफ पे पाला जाता है। कौन सा? ईरी रेशम कीट जो होता है उसको अरंड के पत्ती पे पाला जाता है। और नेक्स्ट है, शहतूत के रेशम कीट का जीवन चक्र पूरा होता है। तो दोस्तों शहतूत का जो रेशम कीट होता है उसका जीवन चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? तो उसका जीवन चक्र जो होता है वो 40 से 50 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ कंप्लीटेड इन मलबेरी सिल्कवर्म इन तो 40 to 50 डेज। ठीक है, और नेक्स्ट है, शहतूत की रेशम कीट का कुल है यानी शहतूत जो रेशम कीट शहतूत पे पाला जाता है वो किस कुल की है? मलबेरी सिल्कवर्म बिलोंग टू फैमिली। तो दोस्तों ये जो होता है ये आपका बोम्बिसीडी का होता है। ठीक है, बोम्बिसीडी फैमिली का होता है शहतूत रेशम कीट। और दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये VVI प्रश्न है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि जो फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ इस प्रश्न को पूछा जाएगा और जो लास्ट में बताऊँगा उस प्रश्न को नहीं पूछा जाएगा। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ इतना गारंटी है कि इस वीडियो सीरीज से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट है, मूंगा रेशम कीट है, मूंगा सिल्क वर्म इज। तो दोस्तों मूंगा रेशम कीट जो होता है वो जंगली होता है। ठीक है, वाइल्ड होता है। ठीक, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रेशम कीट के कोकून के अंदर प्यूपी को मारने को कहते हैं द किलिंग ऑफ प्यूपी ऑफ सिल्क वर्म इन ए कोकून इज कॉल्ड। तो दोस्तों उसको स्टिफिंग कहा जाता है, यानी जो रेशम का कीट होता है इस आकार में इस शेप में इसको गर्म पानी में डाल करके इसके अंदर वाले जो कोकून होते हैं उसको मार कर रेशम का कीट निकाला जाता है। लेकिन जब कोकून को मारा जाता है गर्म पानी में डाल करके तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्टिफलिंग कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, बॉम्बिक्स मोरी है एक। तो दोस्तों बॉम्बिक्स मोरी क्या होता है? ये होता है आपका एकाहारी। ठीक है, यानी मोनोफेगस होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय रेशम कीट पालन सामान्यतया। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, अनेक पीढ़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय रेशम कीट पालन जो होता है वो आपका अनेक पीढ़ी होता है। ठीक है, यानी मल्टी वोल्टाइन। और नेक्स्ट है दोस्तों, larva अवस्था जिसमें रेशम उत्पन्न करना प्रारंभ होता है। तो दोस्तों larva की अवस्था जिसमें रेशम बनना शुरू होता है तो किस अवस्था में शुरू होता है दोस्तों? तो ये जो होता है ये आपका 5वीं के बाद वाली जो अवस्था होता है यानी लेट 5th इंस्टार, इसमें क्या होता है? रेशम का जो है प्रोडक्शन होने लगता है। और नेक्स्ट है, रेशम कीट में पेब्राइन बीमारी का रोग का कारक है। तो दोस्तों पेब्राइन बीमारी जो होता है रेशम कीट में ये इसको 500% गारंटी करता हूँ पूछा जाएगा। ठीक है, और पेब्राइन बीमारी जो होता है किसके कारण होता है, उसका रोग कारक क्या होता है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें सही आपका कौन सा होगा? तो आपका होगा ऑप्शन ए, यानी नोसेमा बोम्बिसाई नामक जो रोग कारक है जिसके चलते रेशम कीट में पेब्राइन बीमारी लगता है। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, पॉसिबल हो तो लिख सकते हैं अपने पेपर पे पेन से। और इसके अलावा आपको इस सब्जेक्ट के कुछ PDF नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं हर बार, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों केंद्रीय रेशम बोर्ड यानी द हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज। तो दोस्तों ये जो है ये आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, यानी केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और नेक्स्ट है, यूजी मक्खी का वैज्ञानिक नाम
द साइंटिफिक नेम ऑफ यूजी फ्लाई इज, तो दोस्तों यूजी मक्खी जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका इक्सोरिस्टा सर्विलेंस। ठीक है, इक्सोरिस्टा सर्विलेंस, इसको देख लीजिएगा, ये यूजी मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। और नेक्स्ट है मरे हुए कोया से धागा हटाने को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग थ्रेड्स फ्रॉम किल्ड कोकून इज कॉल्ड, तो दोस्तों मरे हुए कोया से धागा निकालने को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है रीलिंग। ठीक है, यानी जब रेशम का जो होता है कीट उसको जब मर जाता है पानी में गर्म करके मार दिया जाता है, उसके बाद जब धागा निकाला जाता है तो उस प्रोसेस को रीलिंग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि धागा को निकाल करके रील बनाया जाता है। तो ये इंस्टाग्राम वाला रील बिल्कुल नहीं, वो जो लपेटा जाता है उसको रील कहा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं रेशम कीट में मस्कार्डिन रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो दोस्तों जो मस्कार्डिन रोग है वो किसके कारण होता है, फफूंदी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, तो ये जो होता है ये आपका प्रोटोजोआ के कारण लगता है। ठीक है, रेशम कीट का जो मस्कार्डिन रोग है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये रोग वाला जितने भी प्रश्न है आपसे पूछे जाएंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, रेशम कीट में कौन सी बीमारी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस के कारण होती है, तो दोस्तों रेशम कीट में कौन सी बीमारी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस के कारण होती है, तो ये जो है ये आपका जो ग्रेसरी बीमारी है ये न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस के कारण होती है। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका एशियाई मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम, तो दोस्तों एशियाई मधुमक्खी जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका एपिस सिराना इंडिका, एपिस सिराना इंडिका। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है शाही भोजन स्रावित किया जाता है, तो दोस्तों शाही भोजन यानी द रॉयल जेली इज सेक्रेटेड बाय, तो दोस्तों जो रॉयल जेली होता है वो किससे स्रावित होता है, तो ये आपका हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि से होता है। ठीक है, हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि से रॉयल जेली यानी शाही भोजन को स्रावित मधुमक्खियाँ करती है। और नेक्स्ट है रानी मक्खी किस प्रकार के अंडे देती है, तो दोस्तों रानी मक्खी जो होती है वो दोनों प्रकार यानी निषेचित आप देखेंगे यहाँ पे तो निषेचित, अनिषेचित और दोनों तरह के अंडे रानी मक्खियाँ देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, श्रमिक मधुमक्खी है, तो दोस्तों श्रमिक मधुमक्खी क्या होती है, ये मादा बांझ होती है। ठीक है, ये स्ट्राइल फीमेल होती है श्रमिक मधुमक्खियाँ। और जैसा कि आपको पता है मधुमक्खी में कई सारे क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, ये रानी मक्खी है, ये मादा मक्खी है, यानी ये जो मादा बांझ होती है यही आपका श्रमिक मक्खी होती है। और कुछ नर मक्खी भी होते हैं एक छाते में, तो इस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। और जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है वो आपका मादा बांझ होती है। ठीक है, और 21 नंबर प्रश्न, मधुमक्खी में किस प्रकार का पैर पाया जाता है, तो दोस्तों मधुमक्खी में आपका जो पैर होता है वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, रेप्टोरियल, फोसोरियल और कर्सोरियल, इनमें से कोई भी पैर जो होता है वो मधुमक्खियों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों आपका मधुमक्खी के किस उदरीय खंड पर मोम ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो दोस्तों मधुमक्खी के किस उदरीय खंड पे यानी पेट के किस भाग में मोम की ग्रंथि पाई जाती है, तो दोस्तों ये जो होता है ये आपका 3 से तीसरा से छठा जो होता है इसमें मोम की ग्रंथि पाई जाती है। और नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न, मधुमक्खी में अमेरिकन फाउल ब्रूड बीमारी होती है, तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लिख करके रख लीजिए कि पूछा जाएगा। और प्रश्न रहेगा मधुमक्खियों में अमेरिकन फाउल ब्रूड बीमारी होती है, तो दोस्तों ये इसका कारण क्या होता है, तो दोस्तों ये जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, यानी ये बैक्टीरियल डिजीज है मधुमक्खियों में जिसका नाम है अमेरिकन फाउल ब्रूड। और नेक्स्ट है पुरानी रानी का प्रतिस्थापन नई पुत्री रानी के द्वारा करने को कहते हैं, तो दोस्तों जब ये प्रक्रिया जब पुरानी रानी मक्खी मर जाती है और नई रानी मक्खी आती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सुपर सीजर कहा जाता है। ठीक है, सुपर सीजर कहा जाता है जब नई रानी मक्खी छत्ते में आ जाती है और रानी मक्खी के रूप में प्रवेश करती है तो। और नेक्स्ट है भारत में आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक हैं, तो दोस्तों ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को 100% पूछा जाएगा। प्रश्न रहेगा भारत में आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक हैं, तो दोस्तों भारत में आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक जो हैं वो आपके A.S. अटावल जी हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाला याद कर लीजिएगा, A.S. अटावल भारतीय जो आधुनिक मधुमक्खी पालन है उसके जनक माने जाते हैं। और नेक्स्ट है मधुमक्खियों में संचार के अध्ययन पर किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों संचार के अध्ययन पे जो है ये आपको प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने क्या किया था, ये खोज किया था जो मधुमक्खियाँ वैगल डांस करती है, भोजन की तलाश में घूमती है, तो इसके खोज इन्होंने किया था। और नेक्स्ट है चक्रीय नृत्य के द्वारा खाद्य स्रोत की दूरी की सूचना
तो दोस्तों जो वेगल डांस होती है, मधुमक्खी आप भोजन की तलाश में ऐसे गोल 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 घूमती है, तो इसमें जो खाद्य स्रोत की दूरी की सूचना होती है वो यहाँ पे मीटर में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 50 मीटर से कम, ठीक है, यानी लेस देन 50 मीटर। आप लोग देख लीजिएगा। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपसे रट्टा लगा रहा हूँ ताकि आप लोग बस सुनते जाएं, आपका टाइम ख़राब होते जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इन सभी प्रश्नों को पूछा जा चुका है और पूछा ही जाएगा आपसे। अब ऐसा नहीं कि 60 प्रश्न का ये वीडियो सीरीज है तो 60 प्रश्न आपसे पूछा जाए, लेकिन हाँ, इसका तो गारंटी है कि बहुत सारे प्रश्न, और बहुत सारे के मतलब 15-20 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भैया बताइए कि इतना आसानी से क्या मिलने वाला है इस वर्तमान ज़माने में, बताइए कि आप 20 मिनट का वीडियो देखो और 20 प्रश्न फंस जाए, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और बार बार कह भी रहा हूँ आपसे। और नेक्स्ट है, श्रमिक मधुमक्खी में डंक रूपांतरित भाग होता है। तो जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है उसमें उसका जो डंक होता है, किस मधुमक्खी में जो डंक होता है वो किसका रूपांतरित भाग होता है। तो दोस्तों ये जो होता है, ये आपका अंडरोपक का रूपांतरित भाग होता है, जो कि डंक हो जाता है। और नेक्स्ट है, हनी फ्लो न होने वाले दिनों को कहते हैं। तो दोस्तों जिस टाइम पे जो हनी बी का प्रोडक्शन यानी शहद का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उस दिन को क्या कहते हैं, उस दिन को डर्थ पीरियड कहा जाता है, ठीक है, डर्थ काल कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका, मधुमक्खी के प्रथम उदरीय खंड के पश्च वक्ष के साथ संयुक्त होने को कहते हैं, जहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं प्रोपोडियम, ठीक है। जहाँ पे मधुमक्खी का उदरीय खंड के पश्च वक्ष जहाँ जुड़ा होता है उसको प्रोपोडियम कहा जाता है। और नेक्स्ट है, बी मिल्क को कहते हैं। तो दोस्तों बी मिल्क को क्या कहते हैं, बी मिल्क इज़ कॉल्ड, तो दोस्तों इसको हम लोग शाही भोजन कहते हैं, ठीक है, शाही भोजन कहते हैं बी मिल्क को। और नेक्स्ट है, ऐसा नहीं कि मधुमक्खियाँ दूध देती है, लेकिन ऐसा नाम रखा गया है कि बी मिल्क जो होता है उसको रॉयल जेली कहा जाता है, हिंदी में शाही भोजन कहा जाता है। और नेक्स्ट है, इसले ऑफ वाइट बीमारी का कारण है, इसले ऑफ वाइट डिजीज इज काउज्ड बाय। तो दोस्तों इसका कारण आपका माइट होता है, ठीक है। माइट भी क्या है, माइट भी आपका एक कीट ही होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसलिए वाइट नामक बीमारी लग जाती है मधुमक्खियों में। और आगे है, रानी मक्खी प्रतिदिन अंडे देती है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लिख करके रख लीजिए अपने पैकेट में, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रश्न होगा, क्वीन बी प्रोड्यूस एग पर डे। तो दोस्तों एक रानी मक्खी जो होती है वो एक दिन में कितने अंडे, प्रतिदिन कितने अंडे देती है। तो एक रानी मक्खी प्रत्येक दिन 800 से 1200 अंडे देती है। कितना, 800 से 1200 अंडे देती है। और नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मधुमक्खी शोध व प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय है। तो दोस्तों द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CBRTI इज इन। तो दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है आपका केंद्रीय मधुमक्खी शोध व प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय। और आगे है, एपिस मेलिफेरा को कौन से वैज्ञानिक ने इटली से भारत में प्रतिस्थापित किया था। और दोस्तों एपिस मेलिफेरा जो है इसको ही पाला जाता है मोस्टली, क्योंकि इसमें जो शहद का उत्पादन करने की क्षमता होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये मधुमक्खियाँ जो होती है उतनी आक्रामक नहीं होती, शांत स्वभाव की होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि एपिस मेलिफेरा जो कि इटली की इटालियन बी भी कहा जाता है इसको भारत में किस वैज्ञानिक ने प्रतिस्थापित किया। तो दोस्तों भारत में इसको प्रोफेसर AS अटावल ने प्रतिस्थापित किया, इसीलिए इनको आधुनिक मधुमक्खी पालन के भारत में जनक भी माना जाता है, यानी ये आधुनिक मधुमक्खी पालन के पापा हैं भारत में, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका, विश्व में भारत का मधु उत्पादन में स्थान है, यानी दोस्तों विश्व में भारत में मधु उत्पादन का कौवा स्थान है, कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जो भारत का स्थान है वो आपका 7वां स्थान है, ठीक है। यानी भारत में बात करें वर्ल्ड में पूरा बात करें तो पूरे जो वर्ल्ड में जितने भी हनी बी प्रोडक्शन करने वाले कंट्री हैं उसमें भारत का 7वां स्थान है। और नेक्स्ट है, गलेरिया मेलोनीला एक है। तो दोस्तों गलेरिया मेलोनीला क्या है, एक बड़ा मोमी शलभ, ठीक है, और बड़ा मोमी शलभ है, और इसको इंग्लिश में ग्रेटर वैक्स मोथ कहा जाता है। और नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लाख पैदा करने वाला राज्य। तो दोस्तों इन इंडिया हाईएस्ट लैग प्रोड्यूसिंग स्टेट इज़, तो ये आपका झारखंड है, ठीक है। वैसे तो झारखंड बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा लैग पैदा करता है, लाख पैदा करता है झारखंड में, ठीक है, क्योंकि झारखंड में लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो दोस्तों ये भी रांची में ही है, जो कि झारखंड में पड़ता है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स का मुख्यालय ये भी आपके रांची में ही है, जो कि रांची भी झारखंड राज्य का राजधानी है। और नेक्स्ट है, लाख कीट में कौन सी ग्रंथि लाख का स्रवण करती है? तो दोस्तों जो लाख कीट होती है उसमें कौन सा ग्रंथि होता है, कौन सा ग्लैंड होता है जिससे लाख स्रावित होती है? तो अब दोस्तों देखते हैं, जो लाख स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है वो होती है उपयुक्त सभी। जैसे आप देख सकते हैं उपयुक्त सभी यहाँ पे रेजिन ग्रंथि, लाख ग्रंथि और क्यूटेनियस ग्रंथि, इन तीनों से क्या होता है? लाख का श्रवण करती है लाख की कीट। और नेक्स्ट है दोस्तों, लाख कीट का वैज्ञानिक नेम होता है। दोस्तों लैक कीट जो होता है ये कई प्रकार का होता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अगर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन है तो ये उपयुक्त सभी जो है ये लाख कीट का ही वैज्ञानिक नाम है। जैसे कैरिया लक्का, लेसिफर लक्का और टैकर्डिया लक्का, ये सभी के सभी लाख कीट के ही वैज्ञानिक नेम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्या होता है, बहुत सारे जो फसल होते हैं एक ही फसल में, जैसे गेहूं का आपके कई सारी प्रजाति है, जैसे आप ट्रिटिकम स्टिवम जो कि आमतौर पे कल्टिव किया जाता है, लेकिन जो कई सारे गेहूं की जो वैराइटीज़ है, कई सारी गेहूं की जो प्रजातियां हैं उनकी अलग अलग वैज्ञानिक नाम होता है। इसी तरह लेकिन है वो गेहूं ही, इसलिए जो लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है वो भी कई तरह का है, लेकिन ये सभी लाख कीट ही होते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका लाख कीट का गण है, एंड दोस्तों ऑर्डर ऑफ लैक इंसेक्ट इज। तो लाख कीट जो होता है वो किस गण का होता है? तो ये आपका हेमिप्टेरा गण का होता है। ठीक है, हेमिप्टेरा इसका ऑर्डर होता है लाख इंसेक्ट का। और लाख कीट किस प्रकार के अंडे देती है? तो जो लाख कीट होती है वो आपका निषेचित एवं अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे देती है। ठीक है, और नेक्स्ट है, लाख कीट में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? तो दोस्तों लाख कीट में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? तो ये जो होता है इसमें अंडस जीव प्रजता। ठीक है, अंडस जीव प्रजता जनन पाया जाता है लाख इंसेक्ट में। ठीक है, ओविविपेरियस। ठीक है, ओविविपेरस। और नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक लाख उत्पन्न करने वाली फसल है। तो दोस्तों सर्वाधिक लाख उत्पन्न करने वाली फसल इनमें से कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन अगर इसका राइट आंसर का बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी रंगीनी जो है लाख उत्पन्न करने वाली सबसे अच्छी फसल है, सबसे ज़्यादा इस पर लाख का प्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट है, उच्च क्वालिटी का लाख उत्पन्न करने वाली फसल है। तो दोस्तों उच्च क्वालिटी का लाख उत्पन्न करने वाली कौन सी फसल है? तो ये आपका कुसुमी फसल है। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा दोनों प्रश्न एक दूसरे से मिलता जुलता है। सर्वाधिक लाख उत्पन्न रंगीनी पे होता है, और वहीं बात करें सबसे अच्छा क्वालिटी किस पे मिलता है? तो आपके कुसुमी पे मिलता है। और नेक्स्ट है, लाख प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों लाख किस प्रकार के कीट से प्राप्त किया जाता है, नर या मादा से? तो जो लाख होता है वो आपका मादा कीट से प्राप्त किया जाता है। और नेक्स्ट है, एक साल में लाख कीट की कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों एक साल में बात करें तो लाख कीट जो होती है उसकी टोटल 2 पीढ़ियाँ यानी 2 जनरेशन को क्या किया जाता है? उगाया जाता है, उससे प्रोडक्शन लिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे वो बहुत बड़ा मदद मिल जाता है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी ताकत है, और आप लोगों के बदौलत ही आज जो कुछ भी हो रहा है इस चैनल पर हो रहा है। सो प्लीज़ आप लोग भी हेल्प करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। ठीक है, और हो सके तो अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो है उनके पास भी पहुँच जाए, ताकि उनका भी पेपर में स्कोर अच्छा हो। और इसका तो गारंटी है कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसका स्कोर अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया 20 मिनट के वीडियो में 20 प्रश्न फंस जाए, इससे अच्छा तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, बस पेपर से 1 घंटे पहले तैयारी करो और पेपर जा करके तो फिर भी पास हो जाओगे। और नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया, तो लाख के 1 साल में 2 पीढ़ियाँ पाई जाती है। और आगे है प्लूटिला जाइसोटिला जाइलोस्टिला वैज्ञानिक नाम है, यानी प्लूटिला जाइलोस्टिला किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये जो है आपका डायमंड बैक मोथ, यानी डायमंड बैक मोथ का ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न, हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपका उपयुक्त सभी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा ये किसका वैज्ञानिक? चने की फली पेथा कीट का, टमाटर के फली पेथा कीट का और अमेरिकन बॉलवर्म का, सभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यही है। ठीक है,
और नेक्स्ट है दोस्तों मेलन फ्रूट फ्लाई अंडे देती है। तो दोस्तों मेलन फ्रूट फ्लाई जो है वो अंडे कहाँ देती है, तो वो फल के अंदर देती है, ठीक है, यानी इनसाइड द पल्प, जो गुद्देदार भाग होता है उसमें अंडे देती है। और नेक्स्ट है तने के चारों तरफ पॉलीथीन शीट या चिपकने वाले बैंड लगाना कीट का नियंत्रण है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस कीट का नियंत्रण है, तो ये आपका आम का फूंगा का नियंत्रण है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका किस फल कीट का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। विच फ्रूट इंसेक्ट हैज़ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन अगर आप में सही ऑप्शन का बात करें तो जो मैंगो स्टोन विविल है, जिसका जो है का इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक होता है, ठीक है, पूरे दुनिया में इसको जाना जाता है क्योंकि कितना ख़तरनाक होता है। आम प्रोडक्शन जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे सभी लोगों को पता होता है। और नेक्स्ट है सफ़ेद गिडार की एक वर्ष में कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों सफ़ेद गिडार की एक वर्ष में कुल 1 पीढ़ियाँ पाई जाती है, मात्र एक बार ही इसका एक पीढ़ियाँ ही पाई जाती है 1 साल में। और नेक्स्ट है कपास के माहू का कुल है फैमिली ऑफ कॉटन एफिड। तो कपास के माहू की जो होता है उसका फैमिली होता है आपका ऑप्शन ए यानी एपीडी, ठीक है, एपीडी कुल का होता है कपास का माहू एफिड। और नेक्स्ट है कद्दू के लाल कीड़ा का क्षतिकारक अवस्था है। तो दोस्तों जो कद्दू में लाल कीड़े लगते हैं उसका कौन सा अवस्था होता है जो कि फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों उसका जो होता है गर्भ अवस्था, वो काफ़ी ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा कद्दू के जो फल होते हैं उस पर छोटे छोटे लाल लाल ऐसे कुछ केमिकल टाइप का निकल जाता है, वो इसी के कारण होता है। और नेक्स्ट है पोलू बीटल एक भयानक कीट पीड़क है। तो दोस्तों पोलू बीटल एक किसका भयानक कीट पीड़क है, तो दोस्तों ये है आपका काली पीपर का, ठीक है, काली पीपर का जो पोलू बीटल होता है एक भयानक कीट पीड़क होता है, किसका, काली पीपर का, ब्लैक पीपर का। और नेक्स्ट है बिहार बलदार सुंडी का कुल है, यानी बिहार में जिसको भुलरी पिलुआ कहा जाता है। और आपने देखा होगा लंबी लंबी कीड़े होती हैं और इनके शरीर पे पूरा छोटे छोटे बहुत बारीक से बाल दिखते हैं, जो कि शरीर में टच होने पे शरीर में जलन होने लगता है, त्वचा फूल जाता है। तो ये बिहार बालदार सुंडी का कौन सा कुल होता है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करें इसका तो ये जो ऑप्शन बी है यानी एरेक्टिड, ठीक है, एरेक्टिडी कुल के होता है बिहार बलदार सुंडी। और नेक्स्ट है फल मक्खी का क्षतिकारक अवस्था यानी द डैमेजिंग स्टेज ऑफ फ्रूट फ्लाई इज। तो फल मक्खी के क्षतिकारक अवस्था इनमें से कौन सी है, तो मैगट अवस्था जो होती है फल मक्खी की वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है फल को। और दोस्तों इस वीडियो सीरीज का 60वां और आखिरी प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। तो और ये प्रश्न है इरियोसोमा लेनिजेसेरम एक भयंकर कीट पीड़क है। तो दोस्तों लेनियोसोमा लेनिजेसेरम ये किसका एक भयंकर कीट पीड़क है, तो दोस्तों ये जो होता है ये आपका ए और बी यानी सेब का और नाशपाती का भयंकर कीट पीड़क होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों इस वीडियो सीरीज का ये जो प्रश्न 60 प्रश्न था, ये 60 प्रश्न में यहाँ पे 60 प्रश्न को हमने करा दिया आपको। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कितना वीडियो को देखा, कितना समझा, क्योंकि मैंने तो पूरा प्रयास किया समझाने का। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।